एवरीवन, आज हम यहाँ पे बात करेंगे गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की। जी हाँ, ये भी आपके पिछला टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे थे, न्यू एम्पीरियर एंड किंगडम्स, वहाँ से लिया गया है। तो इसमें लास्ट मैंने आपको गुप्ता वंश के बारे में बताया था। अब मैं उसके गुप्ता के जो पूरा कारोबार किस तरह से उसमें संभाला जाता था, उनका जो शासन प्रशासन है वो किस तरह से चलाया जाता था, मैं उनके बारे में अब आपको बताने जा रही हूँ। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि जो किंग थे उन्हें यहाँ पर कंसीडर किया गया था एट द मोस्ट पावरफुल पर्सन गाइडेड बाय मैनी एडवाइज़र, कि जो राजा थे, राजा को यहाँ पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पुरुष के तौर पर यहाँ पे जाना जाता था, जिससे क्या किया जाता था कि कुछ एडवाइज़र के ज़रिए उसको हर कार्य के लिए सलाह मशवरा दिया जाता था। इसी के साथ साथ जो एम्पायर था उसको यहाँ पे दो भागों में डिवाइडेड किया गया था, जिसको यहाँ पे उपकारिका के नाम से जाना जाता था, जो कि प्रिंस के अंदर ही उसको चलाया जाता था। इसी के साथ साथ जो प्रोविजंस था इसको भी यहाँ पे डिवाइड किया गया था, और जिसको यहाँ पे वैश्या कहा जाता था, और जो किसके अंडर रहता था, वैश्यापति के अंतर्गत रहता था। One find some important administrative post become the heredity। यहाँ पे क्या था कि जैसे एक दूसरे को कहते हैं ना कि पहले से कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे उपहार स्वरूप, या फिर पहले से जनरेशन टू जनरेशन कुछ चीज़ें होती हैं जो पास होती हैं। तो ठीक उसी तरीके से ये जो राजा बनने का जो काम था, ये भी ऐसा नहीं रहता था कि किसी ने बहुत अच्छा काम किया था, जो उसके मंत्रीगण थे वो अपने कार्य को अच्छे से कर रहे थे तो उनको वहाँ पर राजा बना करके पेश किया गया, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे होता क्या है कि जितने भी जो जैसे वंशज होते हैं राजा के, उन्हीं में से किसी एक को गद्दी मिलती है। जब वो क्या करते हैं कि जो राजा होता है वो थोड़ा वीक हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में देन इट मीन्स दैट सन्स सक्सीडेड देयर फादर टू दिस पोस्ट। इसका ये मतलब हुआ कि सन्स क्या कर सकते हैं, सन्स अपने उस पोस्ट के ऊपर बैठ सकते हैं, अपने फादर की पोस्ट पे। इसी के साथ साथ इन्होंने बोला है कि एक तरीके से इट वॉज नॉट अनकॉमन, कि ये कोई अनकॉमन नहीं था कि कोई एक पर्सन आया है और उसने बहुत सारे ऑफिसर्स को यहाँ पर आसानी से हैंडल कर लिया है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे ये भी बताया गया कि गुप्ताज एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे जो विलेजेस का पूरा कार्यभार संभालने के लिए वहाँ पर एक हेडमैन होता था, और जिसमें कुछ ग्रुप्स के कुछ बड़े बड़े एल्डर्स होते थे, जो कि क्या करते थे कि जो गांव का पूरा प्रशासनिक कार्यभार है ये उसको संचालित करने का काम करते थे। ईच हैड अ काउंसिल विद प्रेसिडेंट, और प्रत्येक इन सभी का क्या था, जो काउंसिल थे प्रेसिडेंट के, उनके साथ इनका संबंध था। चीफ सब्सक्राइब द रोट एंड रिकॉर्ड who wrote and recorded, and the representative forms the guide of the merchant and artisan appointed locally। यहाँ तक कि इसके साथ साथ यहाँ पे एक गाइड को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था, जो कि यहाँ पे क्या कर सकते थे कि जो मर्चेंट होते थे या जो आर्टिस्टियंस होते थे, ये उनको वहाँ पे क्या कर सके, जो है मर्चेंट्स को यहाँ पे जैसे थोड़ा बहुत गाइडलाइन करने के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया जाता था लोकल लेवल के ऊपर, ताकि वो क्या कर सके, जैसे जो भी मर्चेंट्स आते हैं या आर्टिस्टियंस आते हैं बाहर से, ये उनको यहाँ पर क्या कर सके, राह दिखा सके। इसी के साथ साथ जो था गुप्ता वंश के समय में सामंत प्रथा भी काफ़ी हद तक विकसित थी। सामंत और मिलिट्रीज यहाँ पे क्या करते थे कि इनको जैसे लीडर्स प्रोवाइड द किंग विद द ट्रूप्स, कि इनके जो लीडर्स होते थे ये किंग के द्वारा ही इनको सुनिश्चित किया जाता था और इन्हें किंग की दया के ऊपर ही रखा जाता था। इसी के साथ साथ कि उनको किसी भी तरह की कोई सैलरी पेड नहीं की जाती थी, बल्कि उसके बदले में उनको कुछ भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था। ये इसमें क्या होता था कि द रिवेन्यू ऑफ द लैंड वॉज देयर सैलरी, और इसी के अलावा जो भूमि से जो रिवेन्यू होता था, टैक्स कलेक्शन, उस टैक्स कलेक्शन के ज़रिए जितना भी जो पैसा आता था वही इन लोगों की सैलरी का एकमात्र ज़रिया था। इसी के साथ साथ यहाँ पे बताया गया है कि जिसके साथ जो सैलरी इनको मिलती थी उसी सैलरी से ये क्या करते थे, सोल्जर्स, उनके हॉर्सेस और उनके जो नए नए जो औजार हैं, हथियार हैं, ये उन सभी चीज़ों को यहाँ पे प्रोवाइड करने का काम भी किया करते थे। जो सामंत होते थे
जब रूलर होता था ना, कभी कभार जब वीक हो जाता था या फिर कभी कभार कमज़ोर पड़ जाए, हारने लग जाता था दूसरे राजाओं से, तो ऐसी कंडीशन में जो उसका सामंत होता था वो उसे अपने उस राज्य से अलग कर लिया करते थे ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके। इसी के साथ साथ जो लैंड ग्रांट की जाती थी वो क्या होती थी, वो डैमिनिश्ड होती थी, मतलब कि जो किंग की जितनी जो पावर होती थी ना, उसका एक कुछ हिस्सा जो होता था वो वहाँ पर उस ग्रांट के तौर पर दिया जाता था। इसमें क्या क्या किया जाता था, जैसे ही भूमि के ऊपर उनको अधिकार दिया जाता था, उस अधिकार के साथ ही जो किंग्स के बहुत सारे जो राइट्स होते थे वो भी उनको वहाँ पर दे दिए जाते थे। दिस लेड टू द पॉलिटिकल disintegration of the kingdoms as the officer who were given land tried to become independence। तो इससे क्या हुआ कि इससे एक जो पॉलिटिकल के तौर पर अगर देखा जाए कि जो इंटीग्रेशन हुआ किंगडम्स के आपस के बीच में, क्योंकि जो बहुत सारे ऑफिसर्स थे वो क्या चाहते थे, वो अपने आप को इस चीज़ से अलग करना चाहते थे, वो अपने आप को आज़ाद करना चाहते थे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द सामंत एंड द गवर्नमेंट ऑफिसर, लैंड ग्रांट वर ऑल्सो गिवन टू द रिलीजियस लीडर। लेकिन इसके बाद क्या किया गया, जितने भी जो सामंत वगैरह थे या फिर अन्य जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे जिनको पहले ये भूमि दे दी जाती थी, तो अब उन्हें ये भूमि ना दे करके क्या किया जाने लगा कि रिलीजियस लीडर जैसे या फिर टेम्पल या फिर मॉन्टेंसरी में इस तरह को इन ज़मीनों को देना भी शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं लेगेसी ऑफ गुप्ता। तो जो गुप्ता पीरियड था वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पीरियड था हमारी पूरी हिस्ट्री का, और शायद इसी वजह से हम इसे गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। इस पूरे पीरियड के समय पे जितने जो गुप्ता रूलर थे, इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि ग्रेट इम्पैक्ट छोड़ा समाज के ऊपर अपना, पॉलिटिकली, सोशली और कल्चरल के वे में इन्होंने एक बहुत ही बड़ा जो है इम्पैक्ट यहाँ पर छोड़ने का काम किया था। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये भी बताया गया कि जो गुप्ता पीरियड था इसको जो है वो गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसे गोल्डन एज सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता है कि बेटा उस समय राजा महाराजाओं का दौर था, उन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाए, सोने चांदी की व्यवस्था कराई, बिल्कुल नहीं। इसी के साथ साथ इसे गोल्डन एज इसलिए जाना जाता था क्योंकि इसमें आर्ट के लिए, एजुकेशन के लिए और साथ ही साथ जो है साइंस के फील्ड में बहुत सारी नई नई डिस्कवरीज को भी इसी टाइम पीरियड में किया गया था। आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे जो दो महान गणितज्ञ जो थे, उन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया था मैथ में वो इसी शासनकाल के दौरान में ही दिया था। द गुप्ता एज इज ऑल्सो नॉन फॉर इट्स ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। इसी के साथ साथ जो गुप्त काल है, इस काल को हम यहाँ पे किसके नाम से जानते हैं कि इसको ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्योंकि जो एस्ट्रोनॉमर्स होते थे एंड जो फिलोसोफर होते थे वो क्या करते थे कि वो अपनी थ्योरी को अर्थ के ऊपर प्रपोज करते थे। इसी के साथ साथ वो देखते थे कि अर्थ वॉज नॉट फ्लैट बट राउंड, जिससे उनको ये पता चला कि जो अर्थ है वो यहाँ पे फ्लैट नहीं है बल्कि वो क्या है, एकदम गोल है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक रिमार्केबल एडवांसमेंट ये था कि जो फील्ड था मेडिसिन का ड्यूरिंग दिस टाइम, और जो डॉक्टर थे वो भी काफ़ी हद तक क्या थे, परफॉर्म द ऑपरेशन, की वो भी इस समय के दौरान पर ऑपरेशन कर सकते थे। उसके अलावा अब हम यहाँ पे बात करते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड की, कि जब गुप्ता कालीन का अंत होने वाला था तो उसके बाद क्या हुआ और किस तरह से हुआ। जब गुप्ता वंश का अंत हो गया था, जैसे कि जब मौर्य वंश का अंत हुआ तब उसमें बहुत सारे जो पावरफुल रूलर थे वो उठ करके सामने आए, तो ठीक उसी तरीके से जब गुप्ता वंश का अंत हुआ तब भी बहुत सारे जो पावरफुल रूलर्स थे बोथ नॉर्थ एंड साउथ की तरफ से वो लोग क्या हुए, आगे की तरफ वो बढ़ना शुरू हो गए, ताकि जो भी गुप्ता वंश का एम्पायर जब ख़त्म हो रहा है तो उसके ऊपर वो अपना कब्जा वहाँ पर कर सकें। लेकिन जो इसमें जो किंगडम था हर्ष का, वो यहाँ पे क्या करते हैं कि वो डोमिनेट करते हैं नॉर्थ में, और जो चालुक्यास हैं वो डेक्कन में, और जो पल्लवा थे वो यहाँ पे कहाँ रूल करते थे, साउथ में। तो इनसे इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो नए जो किंगडम्स था वो किसका था, यहाँ पर हर्षा का था, चालुक्य का था और पल्लवास का था।
तो बेटा आज ये यहाँ पर आपको जो पूरा गुप्ता का काल है, गुप्ता डायनेस्टी का काल है, ये पीरियड ये यहाँ पे पूरा एंड हो रहा है। अब इसके आगे जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको हर्षवर्धन का डायनेस्टी के बारे में बताऊंगी, हर्ष डायनेस्टी के बारे में। और इसमें अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या देखा कि किस तरीके से जो है गुप्त वंश था, इसने अपने आप को उदय किया, इसके महान महान जो सम्राट हुए, और इसी के साथ साथ इन्होंने अलग अलग क्षेत्र में भी काफ़ी हद तक विकास किया था, जैसे कि मैथमेटिक के क्षेत्र में हो गया और इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में भी क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इसी काल में ही डेवलपमेंट दिया गया था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि क्योंकि ये सब कारनामे कब हुए थे, ये सभी काम जो थे ये गुप्त वंश के काल में हुए थे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आर्यभट्ट ने यहाँ पे क्या किया था, आर्यभट्ट ने यहाँ पे